हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है, आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो सुशांत, हेलो हसन, हेलो जी, हेलो जूली, हेलो बेटा, हेलो सुधा, संदूष, हेलो अमित, प्रीति, हेलो गुलफाम, अमृता जी, हेलो पीनू, हेलो कोमल, हेलो कोमल, हेलो अनुष्का जी, हेलो सुनील, निशांत, आयुष। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, तुम्हारा संडे का टेस्ट कैसा रहा? हाँ जी, संडे का टेस्ट कैसा रहा? यार देखो, जो मतलब मैंने सोचा था कि 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन ठीक है, जल्दी हो गया तो फटाफट आ गया मैं। ठीक है, ओके, और तुरंत फटाफट यहाँ पर आ गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संडे का टेस्ट कैसा रहा? किसके कितने कितने नंबर आए एक बार बता दो यार। 491। ओके, हेलो मंजीत, 491। डॉक्टर विश्वास, ओके, किसी ने तो दिया होगा ना टेस्ट। 650। वेरी गुड आयुष। गुड इवनिंग महिमा जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। ओके अविनाश जी। यार देखो, हर बार पेपर इजी थोड़ी ना बनेगा, कभी टफ भी आएगा। ओके, लेकिन अगर आप कर लेते हो बढ़िया तो अच्छी बात है। 612 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 650 वेरी गुड बेटा। ओके ओके, हेलो योगेश जी, हेलो हेलो। 650, हेलो। 634, 612, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशी 682। केमिस्ट्री में 27 ही नंबर आए। हरिओम हरिओम, बस हरिओम हरिओम कर अब तू। ठीक है, 690, 490 सॉरी, 600। ओके, वेरी गुड विनीत, बहुत बढ़िया बेटा। 155 केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, हरि प्रसाद, देख आपके सिलेबस का तो हमें कंप्लीट करना ही है, तो उसकी टेंशन तो आप हम पे छोड़ दो। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, हेलो जी सारा जी, हेलो हेलो निधि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 555, 606 वेरी गुड। 655, 150 वेरी गुड आयुष। 170 वेरी गुड राम। मेरा क्वेश्चन नहीं बनता है यार, क्वेश्चन तो बना बनाया आता है, तू तो उसका आंसर बनाया कर। ठीक है, अच्छे से। 688, 488 है, नॉट बैड, बट थोड़ा सा और मेहनत करो बेटा। हेलो, कमेंट दिख रहा है सबका, कमेंट दिख रहा है सबका, कमेंट दिख रहा है बेटा। ओके, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ये अच्छे नंबर वाले सारे ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर तो यार सरोज दारो 6720। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये टेस्ट के क्वेश्चंस अच्छे से बना पा रहे होंगे आप। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं बेटा, तो आप उनको यार देखो, उनके सोल्यूशंस को देखो। ओके, अच्छे सारी बातों को क्लियर करो, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है भाई, ये लास्ट टाइम है। अब जिसने बढ़िया किया, अब क्योंकि वो बोलते हैं ना, ये जो अंतिम भाई, जब क्रिकेट मैच सबने देखा होगा, क्रिकेट मैच में क्या होता है, शुरुआत के 10 ओवर में बहुत बढ़िया बैटिंग होती है ना। क्रिकेट मैच जब हम खेलते हैं तो शुरुआत में बहुत बढ़िया बैटिंग होती है, आपने देखा होगा। रोहित शर्मा आता है, बढ़िया से धुआंधार पावर प्ले का फायदा उठाता है, बहुत बढ़िया चौके छक्के मारता है, एकदम पूरा जोश में लबरेज रहता है। फिर आता है बीच का मिडिल ओवर्स। उस बीच वाले माहौल में क्या होता है कि थोड़ा गेम दोनों साइड में जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, विकेट गिरते हैं, अच्छा सा लगता है, मतलब 19-20 वाला सीन लगता है। फिर आता है एंड मोमेंट, जैसे कि अब 40 ओवर हो चुके हैं, अब लास्ट के 10 ओवर बचे हैं, तो फिर वापस से एक बूम आता है। ठीक है, तो वही आपके साथ अब होने वाला है। तो अब आपके अंदर भी एक बूम आना चाहिए कि यार अब ना हमारी बारी है। तो जिस तरीके से पहले आपने इनिशियल में बहुत बढ़िया जोश दिखाया था कि अरे ये वो सारी बातें, अब उसी तरीके से बेटा आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, कमबैक करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से अपने आप को बेहतर तरीके से यहां पर आपको रखना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, 12th वाले बच्चों के लिए, ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, सब वालों के लिए। 12th वालों के लिए एक्स्ट्रा चुनौती ये है कि उनको बोर्ड का एग्जाम भी देना है और उसमें बढ़िया परसेंटेज भी बनाना है।
ठीक है। और जो आपके जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं तो उनको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पीसीबी, और कोई नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने लग जाओ, ठीक है। उसमें क्या करने लग जाओ, कुछ चैप्टर पुराने रिवाइज करने लग जाओ डे 1 से ही, ठीक है। जैसे कि मोल अवधारणा पढ़ने लग जाओ, विलियन वाला पढ़ने लग जाओ, जब जब टाइम मिले बेटा, जब जब टाइम मिले तब सब करने लग जाओ, ठीक है। ओके, तो आपके लिए उससे बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर और आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे यहां पर कार्बोनिल यौगिक वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। लेक्चर नंबर 5 के बारे में, अरे भाई नंबरिंग वाइज सीक्वेंस वाइज लेक्चर नंबर 5 ही हो, ठीक है। ओके, अब यहां पर आपको अब क्या करना है, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या चीजें देखनी है, लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या क्या चीजें देखी थी, वो सारी मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। लास्ट क्लास अपनी संडे को थी, लास्ट क्लास अपनी संडे की थी बेटा। उस लास्ट वाली क्लास के बारे में हम सारी बातें करते हैं बढ़िया से, अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज की क्लास अपनी 7:30 बजे से पहले ही छूट जाएगी बेटा, क्योंकि मैं उड़ान बैच की क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास अपन लगभग 7:20 मिनट 7:25 मिनट तक करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। ये वेदिका ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, बस बढ़िया से कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो कि आपको बढ़िया से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छे से रिवीजन करना इस चैप्टर का बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे यार दोस्तों। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या चीजें होनी बाकी है, सारी बातों को यहाँ पर आपको देखना है और थोड़ा सा अब थोड़ा सा आपको सिंसियर होकर के, सीरियस होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। अब मौज मस्ती वाले दिन गए, अब थोड़ा सा टू बी सीरियस उस वे में चलना चाहिए, ठीक है। कि अब ठीक है यार, अब मतलब पढ़ना है यार, अब कुछ करना है यार, वो वाला टाइम आ गया, ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद परीक्षण पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो अंतिम 3 टॉपिक है इन पे हमें फोकस करना है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर का सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूं। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे एक बार मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों लास्ट क्लास के दौरान हमने ये देखा था कि कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, वहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था संडे वाली क्लास। उसमें मैंने सबसे पहले आपको कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म बताए थे, उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, विलय कैसे होते हैं, उनके क्वथनांक किस तरीके से वेरी करते हैं, वो पॉइंट बताया। फिर कार्बनिक यौगिक किस तरीके से वहां पर कार्बोनिल यौगिक किस तरीके से बॉन्डिंग दर्शाते हैं, उनका CO बंध क्या होता है, मतलब वो कार्बोनिल समूह किस तरीके से ध्रुवीय प्रकृति का होता है, यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश रहता है, ये अधिक विद्युतरणीय है, ये कम विद्युतरणीय है, इस वजह से। और फिर हमने यहां पर देखा था कि यार जो कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है उस पर धनावेश जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी उसके ऊपर नाभिक स्नेही का योग होना पॉसिबल हो पाएगा। ये अष्टक अपूर्ण है तो पहला योग इसी पर होगा, ठीक है। इसलिए कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर और कोई अभिक्रिया दे ना दे, कार्बोनिल यौगिक अगर पॉसिबल है तो यह अभिक्रिया जरूर देगा। डन, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि यार कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया में हमने योग देखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया HCN का योग, तो क्या करना था, ये डबल बॉन्ड हटा के OH करना है और साइनाइड वहां लगा देना है, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया NaHSO3 का योग, सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड में पहले क्या होगा कि Na ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा और OSO2H लग जाएगा, फिर बाद में प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो ज्यादा अम्लीय है, तो वो H+ आयन देगा और वो ये नीचे वाला ऑक्सीजन उसको ग्रहण करेगा। डन, ऐसा मैंने आपको बताया था, बाइसल्फाइड उत्पाद बन जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि यार एल्कोहल का योग, अच्छा ग्रिग्नियर का योग GR, कि अगर कार्बोनिल यौगिक के ऊपर ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा दी जाएगी तो वहां से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं, पहले भी देखा हुआ है। फिर फोर्थ अभिक्रिया करवाई थी हमने एल्कोहल के साथ कि अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया
जैसे कि एल्केनेल, मिथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल की अभिक्रिया किसी एल्कोहल के साथ करवाई गई तो पहले ये बना, फिर वापस से एल्कोहल के साथ बनाई वो बना, तो बताओ ये बना वो बना क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो हेमी एसिटेल और कीटेल, हेमी एसिटेल और एसिटेल यौगिक बनते हैं। और अगर यहीं पर कीटोन होता है तो वहां पर हेमी कीटेल और कीटेल बनते हैं। और अगर कीटोन की जगह कीटोन की अभिक्रिया किसी ऐसे का मतलब इन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवा दी जाए तो एक चक्रीय ईथर बनता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि ईथर केमिकली इनर्ट होता है, वो केवल पानी के साथ और अम्लीय यौगिकों के साथ रिएक्ट करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आप उस कार्बोनिल समूह को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये अभिक्रिया करवा सकते हो, ये इसका फायदा है। इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के दौरान देखी थी दोस्तों। अब आज उससे कुछ आगे देखेंगे और आज के लेक्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़िया से अच्छे से इन सारी बातों को हम देखते हैं और बढ़िया से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, इससे पहले एक सिंपल से अभिक्रिया देख लेते हैं। हाँ जी, वो सिंपल से अभिक्रिया इसको बाद में देख लेंगे। इससे पहले एक सिंपल से अभिक्रिया है, एल्कोहल का योग देख लिया। अब कार्बोनिल यौगिक पर जल का योग देखो, बहुत ही सिंपल सा है ताकि तुम्हें यहां पर भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, कार्बोनिल यौगिकों पर जल का योग, H2O का योग, ये हेडिंग डाल दो और इसको लिखो, H2O का योग, H2O का योग, H2O का योग किस पर? कार्बोनिल समूह पर। मतलब कार्बोनिल यौगिक का जो क्रियात्मक समूह है CO, उस पर अगर H2O का योग होगा तो कैसे होगा, क्या चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि यार अगर आप कार्बोनिल समूह पर H2O का योग करवाते हो तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, इसमें आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज, इस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज। तो होगा कि क्या होगा कि यार ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर कुरा के यहां से फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाएगा, फिर वहां से क्या आपका H+ आयन इस पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस कार्बन पर ऋणायन जोड़ देंगे OH- और इस ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे धनावेश H+। ये हमने पहले भी देखा था कि यार ऋणायन को तो कार्बन पे जोड़ना है, धनायन को आपको ऑक्सीजन पे चिपकाना है। तो यहां हो गया OH, O- से H+ जुड़ गया और पूरा का पूरा OH यहां आ गया। तो हमने क्या देखा दोस्तों, एक कार्बन पर 2 OH आ गए, एक कार्बन पर 2 OH आ गए। और हम ये जानते हैं एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्टेबल होता ही नहीं है। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये जो कंपाउंड है वापस से इसमें तब्दील हो जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ है ना, इस कंपाउंड में से वापस से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये वापस इसमें तब्दील हो जाएगा। मतलब हाँ, इसमें जैसे जल योग डाला ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। और उल्टा जाएगा तो हाँ, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। ओके, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते ही नहीं है। तो कहा जाए कार्बोनिल यौगिक जल के साथ कोई क्रिया ही नहीं करता है, कार्बोनिल यौगिक जल के साथ कोई क्रिया ही नहीं करता है। अगर आप कीटोन की भी क्रिया जल के साथ करवाओगे, एसीटोन की क्रिया करवाओगे, किसी की भी क्रिया कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया लॉजिक? क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल होता ही नहीं है। समझ में आया क्या? ये अनस्टेबल है। वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 निकल गया। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। कार्बोनिल यौगिक जल द्वारा अप्रभावित रहते हैं, जल द्वारा अप्रभावित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। क्लियर है बेटा जी? ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे अगला, अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों का संयोजन किस तरीके से होता है। अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों का संयोजन किस तरीके से होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों का संयोजन किस तरीके से
होता है। इस बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से। ओके, तो यहां पर अगर मैं अमोनिया का संयोजन करवाऊं या किसी और का संयोजन करवाऊं, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। एक फिक्स कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि यार ये है मेरे पास कार्बोनिल यौगिक, इसके विक्रिया बहुत सिंपल है, एकदम एकदम मतलब छपाई काम है। ये कार्बोनिल समूह है, अमोनिया होता है NH3, अभी रुक जाना, लिखना मत अमोनिया को, ये NH3, ये आपके NH3। तो अब यहां पे बस आपको क्या करना है, यहां से इसके 2 H अलग कर दो, ठीक है, यहां अमोनिया और यहां पर आप इसके 2 H अलग कर दो, ठीक है, ओके, और इससे वाटर रिमूव कर दो, बस ये प्रोसेस करना है आपको। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि यार आपको जो अमोनिया के व्युत्पन्न हम लेंगे उनसे निकालने 2 हाइड्रोजन, यहां से निकालना है ऑक्सीजन, ताकि H2O निकल जाए और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, बस इतना सा करना है। जब अमोनिया की अभिक्रिया या इसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो आपको सेम इस तरीके से यहां पर देखना है और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, एकदम आसान सारी अभिक्रिया है। तो यहां पर ये कार्बोनिल यौगिक है, ये है आपके पास अमोनिया, ये दोस्तों आपके पास अमोनिया, ये है आपके पास अमोनिया, जिसमें NH2, ये समूह तो फिक्स रहेगा ही सही, NH2 और यहां पर ये H की जगह कोई भी समूह हो सकता है, यहां H की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगाओ, ये NH2 दिख जाए बस, ताकि मैं यहां से ऑक्सीजन निकाल सकूं, यहां से H निकाल सकूं, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, एकदम आप आराम से बढ़िया से कर सकते हो। तो यह है कार्बोनिल यौगिक। तो अमोनिया एवं इसके व्युत्पन्नों का संयोजन जब हम कार्बोनिल यौगिक के साथ करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के यौगिक देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बोनिल यौगिक है, ये अमोनिया है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया बेटा, अमोनिया। तो जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होगी तो यहां से H2 रिमूव कर देंगे, तो यहां पर क्या आ गया, ये C, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन अलग हो गए और NH बन गया। क्या इस यौगिक को हम जानते हैं, इस यौगिक को हम जानते हैं जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इमीन कहलाता है, याद करो, इमीन कहलाता है। 2 जगह हमारे पास बनाता है, ये स्टीफन अभिक्रिया में बना था और जब हमने साइनाइडो का डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराया था तब बना था, ठीक है, इमीन, इसका नाम है इमीन। ओके, अब अमोनिया में इस H की जगह अलग अलग चीजें लगाते जाओ, आपके अलग अलग उत्पाद बनेंगे, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल अभिक्रिया, समझ में आया, एक नॉर्मल बेसिक से अभिक्रिया कि अमोनिया की क्रिया, जैसे कि इसको 1 डाल दो, पहली अभिक्रिया डाल दो, अमोनिया, इसके कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई तो एमीन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाते हैं और अलग अलग उत्पाद बनाते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गई। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सेकंड, यही कार्बोनिल यौगिक, अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, कोई एल्किल समूह लगा दिया, कोई एल्किल समूह लगा दिया, तो ये RNH2 1 डिग्री एमीन हो गई, ये हो गई आपके पास एमीन। तो अगर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया एमीन के साथ कराई जाएगी तो यहां से वापस H2 निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड N R। इस प्रकार के यौगिक शिफ क्षारक कहलाते हैं, इस प्रकार के यौगिक शिफ क्षारक कहलाते हैं। शिफ क्षारक क्या होता है, शिफ क्षारक परीक्षण क्या होता है, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अमोनिया की क्रिया करवाई, हमें जल निकालना था, हमने 1 डिग्री एमीन की भी क्रिया कराई, जल निकालना था, ये कंपाउंड बना दिया। सेम यही सीक्वेंस आगे चलता जाएगा, ठीक है। यहां से अगेन हमने H2 रिमूव कर दिया। ओके, थर्ड अभिक्रिया, अगर हम कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया यहां पे OH लगा दें, NH2OH, NH2OH, NH2OH को क्या कहा जाता है, OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह, NH2 एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन, इस समूह का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्सिल एमीन। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है, एकदम सिंपल सा कंपाउंड है जो आपने देखा हुआ है ज्यामिति समायोजता में, अभी मैं याद दिलाता हूं।
यहां से CO निकाल दो, यहां से 2H निकाल दो, H2 आपने निकाल दिया तो यहां पर बन जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहां आ जाएगा OH। ये जो समूह है इस समूह को बोलते हैं ऑक्सीन। कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और यहां पे लगा दो आप ऑक्सीन, OH समूह। ये ज्यामितीय समावेशिता दर्शा सकता है। डबल बॉन्ड है, प्रतिबंधित घूर्णन है, बस इस कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग लगा दो, ज्यामितीय समावेशिता दर्शाई जा सकती है, क्योंकि इस पर एक OH है, एक लोन पेयर है। सिन NT याद आ रहा है आपको, सिन NT, ठीक है। यहां पर इसके हम ज्यामितीय समावेशी भी बना सकते हैं। यह है आपका ऑक्सीन, ये दोस्तों आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन इस किसके साथ, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे तो ऑक्सीन बनेगा। जैसे कि देखो उदाहरण बताता हूं, इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करा दी मैंने NH2OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। बस ऐसे लगाना, लास्ट में ऑक्सीन लगा दो, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन, एसीटोन ऑक्सीन, ऐसे बना सकते, बस ये इनका नाम है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, एकदम सिंपल है। जब आप पन्ने पलट के देखोगे, अरे यार अभी तो शुरुआत में टफ लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही आसान है। एक ही चीज करनी है, बस नाइट NH2 फिक्स करना है, बाकी बस साइड वाला ग्रुप चेंज करते जाना है, अलग अलग नाम बनते जाएंगे, ठीक है। ये है, ये तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया कराई हमने हाइड्रोक्सिल एमीन की, यहां पर बन जाएगा आपके पास एक कंपाउंड, जो कि यहां से O, यहां से H, दो अलग होंगे, NH2 ग्रुप अलग होगा, H2O ग्रुप अलग होगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N OH, जिसमें ऑक्सीन समूह है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, ठीक है। किससे बना है, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन बोल सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन इसका नाम बन जाएगा। जैसे कि एसिटल्डिहाइड से बन जाए तो एसिटल्डोक्सीन बोल सकते हैं, या एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन बोल सकते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। देखो अगर यहां पर मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया बेटा, एकदम छपा छपाया प्रोग्राम है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, ये तुम्हारा एसिटल्डिहाइड। अब तुमने यही अभिक्रिया ऑक्सीन के साथ करा दी, सॉरी इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दी, बस हमको तो क्या है, हमको तो H2 निकालना है यहां से, ठीक है। यहां पर ये H2 रिमूव हो गया, बस यहां पे CH3, यहां पर C, ये H, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये OH, ये बन गया एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीन, एसिटल्डोक्सीन, एसिटल्डो। तुम्हें इनके नाम के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, आगे वाला कार्बोनिल यौगिक होगा, पीछे ऑक्सीन में तो मतलब ऑक्सीन बन रहा है, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन या एसिटल्डोक्सीन, ये इनके नाम बन जाते हैं बेटा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड से बन जाएगा बेंजल्डोक्सीन, तो उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया, एकदम छपाई काम है, सेम नकल, जैसे नकल कर रहे हैं वैसे चल रहा है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो यहां पे देखो अमोनिया की अभिक्रिया कराएंगे तो इमीन बन जाएगा, एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो शिफ क्षारक बनते हैं, शिफ बेस बनते हैं, शिफ क्षारक बनते हैं, और अगर यहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीन बनते हैं, ऑक्सीन बनते हैं। अब आगे अब वहीं पर OH हटा के दूसरे समूह लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पे तो ये कर ही दिया, 1 2 3, ये ठीक है। अब चौथी अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ क्रिया, हाइड्रोजीन से क्रिया, ये है हमारे पास कार्बोनिल समूह। हाइड्रोजीन क्या होता है, हाइड्रोजीन क्या होता है,
लिगेंड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। NH2 को कहा जाता है हाइड्रेजिन। क्या कहा जाता है? हाइड्रेजिन। NH2 तो यार ये एक NH2 तो था ही सही, पीछे से देखो NH2, फिर ये दूसरा NH2 क्या कहलाएगा? हाइड्रेजिन कहलाएगा। तो बस तुमको क्या करना है यार, एक के 2 H निकाल दो और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड N, ये गया, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और ये NH2। हाइड्रोजन से जैसे ही जल निकलेगा, दोनों की रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन से बनता है जोन, हाइड्रेजोन। एकदम सिंपल है, याद करना, हाइड्रेजोन। अब इसके बाद आएगी अच्छी भी क्रियाएं इस टॉपिक के बाद, ठीक है। तो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजोन बनते हैं। और अगर यहीं पर हाइड्रोजन की जगह फेनिल हाइड्रोजन इस्तेमाल कर ली जाए, फेनिल हाइड्रोजन, तो फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएंगे, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। ओके, तो ये CO समूह। अब ये हाइड्रोजन तो है ही सही, बस इसमें एक हाइड्रोजन हटा के फेनिल वाले लगा दो, बेंजीन वाले लगा दो। NH2 था, बस इसका एक H हटा दिया बेटा मैंने और बेंजीन लगा दी, तो ये बन गया फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन। तो बस वही हमें क्या करना है, H2 रिमूव करना है और बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। ये इनके नाम है। क्लियर है? इसका नाम बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। सबसे सिंपल चैप्टर है ये। हाँ, नॉलेज वाइज बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है लेकिन आसान है। ओके, इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, बड़े क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बन जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ओके। अगला फेनिल हाइड्रोजन से हो गई क्रिया। अब फेनिल हाइड्रोजन में बस मैं क्या करूंगा, इस बेंजीन की दूसरी और चौथी स्थिति पे NO2 लगाऊंगा, इसी की दूसरी और चौथी स्थिति पे NO2 लगाऊंगा। दूसरा इधर लगाऊं या इधर लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2,4-DNP 2,4-DNP के साथ क्रिया। टू 4-DNP के साथ क्रिया। देखो ये कार्बोनिल समूह है दोस्तों, ये NH2 NH, ये बेंजीन वाले। ओके, इस बेंजीन वाले के दूसरे नंबर पर इधर लगा दिया मैंने दूसरा NO2 और यहां लगा दिया एक NO2। ओके, तो इस बेंजीन वाले का इस संकुल यौगिक का नाम क्या है? ये तो फेनिल हाइड्रोजन है, लेकिन फेनिल हाइड्रोजन में भी जो ये NO2 समूह कहां जुड़े हुए हैं? इस कार्बन के सापेक्ष 2 नंबर पर, ये 3 नंबर 4 नंबर, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम बन जाएगा। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन इसका नाम बन जाएगा। इसका नाम है दोस्तों 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ये कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण होता है। ठीक है, ओके। यहां से क्या कर जाएगा, वापस से H2 रिमूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CO डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर यहाँ पर बेंजीन वाले बन जाएगी क्या, यहाँ पे NO2, यहाँ NO2 आ जाएगा क्या। ठीक है, ये बन जाएगा 2,4 DNP लिख देता हूं शॉर्ट में, 2,4 DNP फेनिल, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। टू 4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं।
2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, ये क्या होता है? टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण होता है कि अगर मान लो मेरे पास ये दो परख नलियां हैं, इसमें कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ये परीक्षण देते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें क्या मिलाऊंगा? 2,4 DNP मिलाऊंगा, ये मिलाऊंगा बेटा, तो यहां पर इसमें अलग अलग रंग आता है, नारंगी, लाल, पीला, ऐसा रंग आता है। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अलग अलग कलर का होता है। ये नारंगी हो सकता है, नारंगी, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ऐसा यहां पर रंग आ जाएगा। डिपेंड करता है कि वो एल्डिहाइड, कीटोन, क्या क्या अलग अलग तरीके के। ठीक है, ओके। तो ये परीक्षण होता है कार्बोनिल यौगिकों, दोनों देते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इनमें से, लाल आ जाए, नारंगी आ जाए, नीला आ जाए, पीला आ जाए, इनमें से आता है, तीनों में से। और एक बात और, इस 2,4 DNP को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। जो 2,4 DNP होता है, 2,4 DNP होता है बेटा, इसको ब्रेडीज, इसको ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं, ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं। 2,4 DNP को ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं, 2,4 DNP को ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो एकदम सिंपल रट्टाफिकेशन चल रहा है, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। देखो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है ना, बस केवल यहां जोड़ते जाओ ना, ये निकालते जाओ, ये जोड़ते जाओ ना, ये निकालते जाओ, बस इतना से चल रहा है। ओके, तो ये था आपके पास एक लास्ट और है जो मेरे को बताना है और क्लियर करना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले अमोनिया के साथ क्रिया देखी, फिर एमीन के साथ देखी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ देखी, फिर हाइड्रोजीन के साथ देखी, फिर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ देखी, फिर 2,4 DNP के साथ देखी, और एक लास्ट अभिक्रिया, ठीक है, सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। बताता हूं, लास्ट 6 हो गई, 7वीं सेमी कार्बेजाइड। देखो दोस्तों, सेमी कार्बेजाइड में क्या है, इतना ग्रुप तो सेम ही रहेगा, इतना ग्रुप सेम ही रहेगा, NH2NH, बस यहां पे हाइड्रोजन हटा के एमाइड समूह लगा दो, हाइड्रोजन हटा के एमाइड समूह लगा दो, CONH2। हाँ जी, सेमी कार्बेजाइड से क्रिया, ये कार्बोनिल समूह NH2 NH, ये तो फिक्स है। अब क्या लगा दो आप, एमाइड समूह लगा दो। एमाइड समूह क्या होता है, CONH2 होता है। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो ये 2 H नहीं, ये 2 H निकलते हैं। ध्यान रखना, ये 2 H निकलते हैं, न कि ये 2 H। दूर वाले NH2 से निकलते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका कर रहा होता है, तो वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता इस कार्बन को, ये वाला नाइट्रोजन आराम से डोनेट कर पाता है। ठीक है, तो यहां से निकलता है O, यहां से निकलते हैं H, ये निकल गया H2, और ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास सेमी कार्बेजोन। बस ये इनके नाम है, सेमी कार्बेजोन, कोई ज्यादा खास नहीं था, सेमी कार्बेजोन। ओके, तो क्या ये बात समझ में आई क्या? ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो कि अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करते हैं तो इस तरह के उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लो, कोई ऐसा सीन नहीं है, सब एकदम सिंपल है यार, एकदम बकवास चीज है। ठीक है, ओके, तो देखो, सबसे पहले अमोनिया के साथ क्रिया करवाई, हमें तो H2 निकालना है, जो बनेगा उस हिसाब से देख लेंगे। ये तो इमीन है, यहां से 1 डिग्री इमीन लगा दिया, इसके H था, फिर R था, फिर OH था, यहाँ NH2 कहा गया, NH2 था, यहाँ पे क्या था, NH बेंजीन था, यहाँ पे NH2,4 डाइनाइट्रो था, फिर यहाँ पर NH से क्या लगा दिया, एमाइड समूह लगा दिया।
एकदम रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, कोई मजेदार टॉपिक नहीं है, ठीक है। ओके, ये डन हो गया दोस्तों, क्लियर है क्या? सबने नोट कर लिया बढ़िया से, अच्छे से नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाएं। अरे दूसरे बैच वाले भी तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ ही बोल दो। ऐसा पेपर क्वेश्चन में आता है क्या? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी बेटा, लेकिन इस टॉपिक में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तू आके 10 बार भी लिखेगा ना तो भी कर लेगा। हाँ, ये बस नाम याद करना है तेरे को। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नाम याद करना है कि ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री एमीन है, NH2H को हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, उससे ऑक्सीन बनता है। यही बस थोड़ा अपोजिट है, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सीन बनता है। बाकी तो एकदम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-DNP से 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजोन, बस यही तो करना है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोनिल यौगिकों की हमने पहली अभिक्रिया देख ली, कि उसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती थी। अब इनकी कुछ अलग अभिक्रियाएं देखेंगे, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कैसे होता है, कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, अपचयन होता है तो कैसे होता है, क्या क्या उसके पीछे अलग अलग बातें होती है, वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एकदम विस्तार पूर्वक, ठीक है। ओके, क्लियर, डन। अब आगे बढ़ते हैं, अपचयन। तो अब दोस्तों हेडिंग डाल लो अपचयन, अब हेडिंग डाल लो अपचयन, अब हेडिंग डाल लो, बस आपको अपचयन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, हेडिंग डाल लो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। अब कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो मेरे भाई, चाहे कीटोन हो, CO समूह तो रहता ही है। अब इस CO समूह को तू एल्कोहल में भी तब्दील कर सकता है, यहां पे एक H लगा दे, एक H यहां लगा दे, और तू इसको दोनों ये ऑक्सीजन हटा के यहां H लगा दे, एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो कार्बोनिल यौगिक से, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल भी बना सकते हैं। बस कौन से अभिकर्मक ये काम करवाते हैं वो मेरे को याद होना चाहिए, खेल इसी बात का है। और कौन से अभिकर्मक इस कार्बोनिल यौगिक को CH2 में कन्वर्ट करते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। ये करना था, ये तुम्हारे नीट 2023 में भी आया था, याद हो तो जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अभिक्रिया आई थी तुम्हारे। ओके, अब आगे देखते हैं, क्लियर है। ओके, तो पहले एल्कोहल में अपचयन। अगर कार्बोनिल यौगिक से एल्कोहल बनाना है तो पहले ये अपचायक हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल, हमको पता है 1 डिग्री एल्कोहल का अपचयन करवाना है, ओके। तो उनसे 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, सॉरी अपचयन कराना है ना एल्कोहल में, तो एल्डिहाइड RCOH, अपचयन हो गया। 2 नवजात हाइड्रोजन लगाओ, एक H इस पे लगाओ, एक H इस पे लगाओ, हो गया RCH2OH। ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई बड़ी टास्क नहीं है हमारे लिए, ऐसा भी कोई बड़ा वो नहीं कर दिया हमने, पहले भी पढ़ रखा है, ओके। तो एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बन सकता है बेटा, बस शर्तें हैं कि अपचायक ये होंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले ले, प्रबल अपचायक है लेकिन एल्कोहल से नीचे नहीं जाता, ठीक है। NaBH4 ले ले, हाइड्रोजनीकरण करा दे, या फिर यहां पर Na+C2H5OH ले ले, कोई भी ले ले। ये सब ये चारों के चारों एल्डिहाइड को या कार्बोनिल यौगिक को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन हुआ तो 2 डिग्री एल्कोहल, बस ये ध्यान रखना। बहुत सारी अभिक्रिया रिवाइज हो जाएगी तुम्हारी, एकदम रद्दड़ टॉपिक है, रद्दड़, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, कि एल्कोहल का अपचयन हो सकता है या एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो ये बनते हैं,
और फिर इनसे उल्टा कर लिया। कार्बोनिल एल्कोहल कैसे बनाते उसमें पढ़ा था ना अपन ने, एल्कोहल बनाने की विधियां कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, यही तो केमिकल लिए थे हमने वहां पे। बोलो दोस्तों, एकदम क्लियर है क्या? ऐसा कुछ लग रहा हो, कोई शंका हो, परेशानी हो तो आप बता सकते हो, और पिछले वाले लेक्चर जिसने देखे हैं जरा से भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, ओके। एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री, कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री बनता है, दैट्स इट। अब आगे एल्कोहल की जगह मुझे हाइड्रोकार्बन बनाना हो, एल्केन बनाना हो तो क्या करेंगे? तो अब दोस्तों यहां पर अगला हाइड्रोकार्बन में अपचयन, मुझे CO समूह हटा के CH2 लगाना है, मुझे CO समूह हटा करके CH2 लगाना है, मुझे CO समूह हटा करके CH2 समूह लगाना है। हाइड्रोकार्बनों में अपचयन मतलब ये जो CO समूह है, ये CO समूह अपचयित होगा और यहां पर 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 तो ऑक्सीजन के साथ फरार और 2 उसकी पूर्ति करेंगे। ये कन्वर्जन, तो जहां CO दिख रहा है उसको हटा के CH2 में बदल देना, अगर इनमें से कोई एक अपचायक है तो। क्या? लाल फॉस्फोरस प्लस HI, एक बार ये लिख लो, मैं इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, है ना? ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके, इनको एक बार लिख लो। लाल फॉस्फोरस प्लस HI ये एल्केन बनाने में मदद करता है। कोई भी ले ले, तू एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले ले, तू कीटोन ले ले, एल्डिहाइड ले ले, एल्कोहल ले ले, सबसे बना देता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जिंक अमलगम और HCl क्लीमेंसन अपचयन कहलाता, भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, N2H4, थर्ड है आपके पास N2H4 नथिंग बट NH2NH2। व्हाट इज NH2NH2? हाइड्रोजन, अभी देखा NH2NH2, फिर देन दूसरे स्टेप में क्षारीय माध्यम में इसको गर्म कर दो, वोल्फ किश्नर अपचयन कहलाता है। एक बार लिख लो इनको, मैं बताता जाऊंगा 1 बाय 1। ओके, तो पहला है यहां पर आपके पास, फर्स्ट है आपके पास रेड पी प्लस HI द्वारा अपचयन। ओके, इसमें भी एल्केन ही बनते हैं, मतलब CO हट करके CH2 समूह लग जाता है। रेड P प्लस HI द्वारा अपचयन। बेटा एक बार सबको समझ में आ रहा है? ये मेरे को बताते जाओ यार, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको। हाँ बिल्कुल करवाऊंगा बेटा। ओके, और मोस्टली देख, हम जितने भी प्रैक्टिकल्स है ना, जो टॉपिक वाइज है, वो सब यहां पढ़ लेंगे, बस वहां नाम लिखाऊंगा, देखो ये हो गया, 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 तो टेंशन नहीं लाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा कम 2 लेक्चर में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, बस एक बचेगा तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तो क्वालिटेटिव है, बस रंग वंग देख लिया। एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें गणना करते, जैसे कि जेल्डोल प्रक्रम, डुमास प्रक्रम, कैरियस प्रोसेस। ठीक है, वो हम देखेंगे, उसके लिए टाइम देंगे। इसके लिए वहां पे कि हाँ ये देख ले, तो उसके लिए इशू मत करो। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रेड पी प्लस HI द्वारा अपचयन। तो यार यहां पर रेड पी प्लस HI द्वारा जब अपचयन करवाएंगे तो एल्डिहाइड, जैसे कि देख एल्डिहाइड RCOH, ये तेरा एल्डिहाइड। लाल फॉस्फोरस प्लस HI, यहां पे क्या करता है? लाल फॉस्फोरस इस HI को एक्टिवेट करता है और यहां पर इसका विखंडन करवाता है, और विखंडन करवा के यहां से हाइड्रोजन रिलीज करवाता है। ओके, हाँ जी, तो यहां पर ये जो एल्डिहाइड है बेटा, ये जो एल्डिहाइड है, ये रेड पी प्लस HI द्वारा यहां से नवजात हाइड्रोजन प्राप्त करता है। जैसा मैंने आपको बताया, 4 नवजात हाइड्रोजन, 2 यहां लगा दो, 2 ऑक्सीजन के साथ निकाल दो, RCH2OH बन जाएगा, और यहां से H2 बन जाएगा, और यहां ये HI के रूप में अलग हो जाता है। क्या बन गया यहां पर? अरे गलत हो गया था।
यहाँ पे तो सी एच हो जाएगा ना, 2 H लग जाएंगे, एक H RCH3, मतलब एल्केन बन गया। सेम ऐसा ही कीटोन में हो जाएगा। दो H यहां लगाओ, 2 इसके साथ फरार कर दो। ये जस्ट कॉपी भरो प्रोग्राम है और कुछ नहीं। ये कीटोन से भी एल्केन ऐसे बनता है, एल्डिहाइड से भी ऐसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आती आपको। बस आपको पता होना चाहिए ये अभिकर्मक क्या काम करता है बेटा, बस। डन है, ये लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा क्लीमेंशन अपचेन, ये हेडिंग डाल लेंगे। क्लीमेंशन अपचेन हेडिंग डाल लेंगे, फिर एक साथ इनकी क्वेश्चन करा दूंगा। क्लीमेंशन अपचेन, अगला बी। क्लीमेंशन अपचेन, क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन अपचेन, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl से करवाई जाती है, तो जो जिंक होता है वो सांद्र HCl में से H+ को हटा देता है, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को रिप्लेस कर देता है, और वही कम क्रियाशील हाइड्रोजन जो वहां से निकला वो उस CO वाले बॉन्ड को रिड्यूस करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और एल्केन बना देता है। सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल सा ही देखना है बेटा कि यार जब जिसको लिखना है वो लिख लो और डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकता है। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, जब कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन, जब कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन जिंक अमलगम, जिंक का किसी भी धातु का मरकरी के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है, जैसे कि सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ये ठीक है अमलगम, जिंक अमलगम एवं सांद्र या जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट का मतलब सांद्र HCl से कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है, एल्केन प्राप्त होते हैं। एकदम सिंपल है। जब हम कार्बोनिल यौगिक लेंगे और इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, और इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, जब हम क्या लेंगे, कार्बोनिल यौगिक लेंगे दोस्तों, और इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, और इस कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ कराते हैं, तो यहां से ये हाइड्रोजन रिलीज करता है और वही हम अभिक्रिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन को भगाओ, H लगाओ, 2 H इसके साथ 2 H, तो CO हटाओ, CH2 लगाओ, ये प्रोग्राम करना है इसमें। तो ये एल्केन बन गया, एल्केन बन गया, कोई भी हो एल्केन बन जाए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, डजंट मैटर, सब देते हैं। ठीक है, ओके, एकदम सिंपल है, बहुत ही सोबर अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर सकते हो। बस आपको ये देखना है, CO हटाना है, CH2 लगाना है, CO हटाओ, CH2 लगाओ। कब? जब ये अभिकर्मक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्लीमेंशन अभिक्रिया, क्लीमेंशन अपचयन। ठीक दोस्तों, अब अगली अभिक्रिया क्लीमेंशन के बाद आती है यार आपके पास वोल्फ किश्नर अपचयन। वोल्फ किश्नर अभिक्रिया या वोल्फ किश्नर अपचयन एक ही बात है।
वोल्फ किश्नर रिएक्शन एकदम सिंपल है यार, कोई इतने ज्यादा इसमें भी कोई ज्यादा ऐसा इशू वाला बात नहीं है। बस इस अभिक्रिया के अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हम देख चुके हैं, बस दूसरा जानना है, बस इतनी सी बात है। सबसे पहले हम कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया N2H4 हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते थे? हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन। बस उस बनने वाले हाइड्रोजन को क्षारीय माध्यम के साथ रिएक्ट कराना, दैट्स बन जाएगा तो बात। ओके देखो, हाँ अच्छे से देखिएगा, सारी बातों को क्लियर कीजिएगा एकदम बढ़िया से। ओके जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, जब कार्बोनिल यौगिक की क्रिया हाइड्रोजीन N2H4 या NH2NH2, बात तो एक ही है, के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजोन बनते हैं, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया क्षारीय, या जिसे क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर, जिसे बस इतना सा लिखना है, जिसे क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर, जिसे क्षारीय माध्यम जैसे कि KOH, ठीक है, KOH क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होते हैं, बहुत ही सिंपल है एकदम झकास, देखना। ओके करें, डन। पहली अभिक्रिया, मतलब पहले अभिक्रिया लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे, है ना, बढ़िया से। ये यहां तक मेरे को पढ़ाना था, अब क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, ये CO, इसकी अभिक्रिया पहले पद में तो करा दी हमने NH2 के साथ, ताकि निकल जाए यहां से H2O और बन जाए यहां पर हाइड्रोजन। ये बन गया दोस्तों हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां पर KOH और एथिलीन ग्लाइकोल भी लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, इनकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो गर्म करते हैं। तो दोस्तों गर्म करने पर वो पहले बाहर निकलेगा जिसको निकलने की सबसे ज्यादा इच्छा है, जो निकलने में माहिर है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है N2। यहां से फुर करके बाहर निकल जाएगा, और N2 बाहर निकल गया तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये N2 गैस बाहर, यही है तुम्हारा एल्केन। ठीक है, तो 2 स्टेप में, पहले में हाइड्रोजोन बनेगा, और फिर हाइड्रोजोन की रिएक्शन हम करवा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। जब इसको गर्म करते हैं तो यहां पर ये एल्केन देता है, ये अभिक्रिया। ठीक है, क्षारीय माध्यम, ध्यान रखेंगे कुछ बातें, और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना कर पाए, आप आराम से कर देंगे। ओके, अब देखते हैं आप कितने आराम से करते हैं। हाँ जी, तो अगर एल्कोहल बनाना है तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूंगा, डन। NaBH4 ले लूंगा, धातु प्लस हाइड्रोजनीकरण करा दूंगा, Na+C2H5OH ले लूंगा, ये चारों में एल्कोहल बन जाएगा। गॉट इट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया,
हाँ, एल्केन बनाना है तो रेड पी प्लस एच आई ले लो, और बाकी वोल्फ किश्नर करा दो या फिर आप क्लीमेंसन अपचयन करा दो, उनसे आप उत्पाद बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप उत्पाद बनाइए, छाप लें यहां तक। उत्पाद बताएं, उत्पाद बताएं। यही क्वेश्चन पेपर में अलग तरीके से भेजा जाएगा कि यार ये इससे ये बन रहा है, इसके लिए उपयुक्त अभिकर्मक होगा ए बी सी डी, ऐसे फिर कैसे करेगा, है ना, अभी करेगा वैसा क्वेश्चन। पहले आप उत्पाद बताएं। क्वेश्चन को करो, चाहो यहां गोला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपन को। बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोनो दिक्कत ही नहीं है, कोनो कष्ट ही नहीं है, कोई पीड़ाई नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये है तुम्हारे पास एसिटोफिनोल, नाम नहीं जानते हो तब भी कोई मतलब नहीं है। हमको तो हमने देखा Na+C2H5OH अपचायक का काम करता है, हर जगह हमने देखा इसको अपचायक के रूप में, और अपचायक के रूप में तो ये अपचयन करता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कौन है, कीटोन है, कीटोन है, मेरे को इतना पता है भाई ये कीटोन है, और कीटोन के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं। अब वो एल्कोहल कब कौन सा बनेगा वो डिसाइड करेगा कंपाउंड कौन सा, कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। गॉट इट। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर आपको क्या कर देना है सज्जनों, यहां OH लगा देना है, ये बन गया आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। कॉमन सेंस, एक H यहां लगा होगा, एक H वहां लगा होगा, ओके। और वही कंपाउंड की रिएक्शन हमने जिंक अमलगम और सांद्र HCl के साथ करवा दी, तो ये कहलाया आपका क्लीमेंसन अपचयन। क्या कहलाया, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, जिसमें क्या होगा, CO हटाओ CH2 लगाओ, CO हटाओ CH2 लगाओ, CO हटाओ CH2 लगाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, CO हटाओ CH2 लगाओ, ये बन जाएगा एथिल बेंजीन। क्या तुम कर सकते हो, अरे बोलो यार, क्या हम कर सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कूल। ओके, अब तुमको एक क्वेश्चन देता हूं जो तुमको करना है, आसान है यार। अब आगे देखो, अरे देखने के लिए जगह इंग्लिश है, चलो यहां देखते हैं। बी, उपरोक्त परिवर्तन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सज्जनों, आपके सामने एक प्रश्न है तुच्छ कैटेगरी का, और देखते हैं कि आप जैसे होनहार बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। रिंग के साथ दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हो तो क्या करें? कुछ भी नहीं करें। किस पर्पज में पूछना चाहता है बेटा, ये मेरे को बता। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन तुमने देख रखा है? क्या तुमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है? मेरे को ऐसा लग रहा है पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि CO हटा करके वहां पे एल्कोहल बनना चाहिए था। ये तो गलत है। लास्ट वाला भी गलत है। अब B और C के बीच में हुई लड़ाई। अरे सांद्र HCl प्लस सांद्र HCl और जिंक अमलगम, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में CO हटाओ, CH2 लगाओ, कर दिया। ये N2H4 हाइड्रोजन क्षारीय माध्यम में गर्म कर दिया, तो यहां पर भी तो आना चाहिए ना। तो मेरे यहां पर होनहार विद्यार्थियों, आप बताएं इसका आंसर क्या B और C दोनों होगा या सिर्फ B होगा? सिर्फ B या C भी होगा? एक ऑप्शन E लिख दूं, B और C दोनों। एक ऑप्शन और लिख दिया जाए तुम्हारे लिए, E, B एंड C बोथ। अब बताओ, B और C बोथ दोनों के पक्ष में खड़े हो जाएं। जो दोनों के पक्ष में हैं, खड़े तो कैसे होगे तुम? ठीक है, C में मोर यील्ड मिलेगा। अच्छा विशाल झालावाड़, तो बोल देना जिंदगी झालावाड़। B और C दोनों नहीं दोस्तों, नहीं। ओनली ये स्पेशल ऑफर है सिर्फ सांद्र HCl प्लस जिंक अमलगम के लिए। पूछिए क्यों? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, वो हम इस कलर से बताएंगे। क्योंकि यहां पर अगर ये तो प्रोसेस हमको समझ में आया भैया, CO हटेगा ये करा देगा काम। C वाला क्यों गलत है? C वाला क्यों गलत है? C वाला इसलिए गलत है, C वाला इसलिए गलत है कि आप हाइड्रोजीन तो बना लोगे, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बना लोगे, लेकिन आप ये वाला भी कर दोगे, लेकिन OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर देता है ना। तुमने नहीं पढ़ा क्या? यहां पे OH आ जाएगा अगर ये हुआ तो। ओहो, OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो यहां पर तो हुआ जो हुआ, लेकिन यहां पे OH आ जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि Cl है, OH को रिप्लेस कर देगा ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? ओके, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लो टेम्परेचर है ये, ऐसा कोई खास टेम्परेचर नहीं है। बस N2 तो देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होती है। थोड़ी सी टेम्परेचर देते हैं, निकल जाते हैं, विलोपन मत समझना यहाँ पे, बस N2 निकल रही है। ठीक है, ओके, और वो कंपाउंड बन जा रहा है। OH माइनस के लिए कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रतिस्थापन, सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, विलोपन नहीं होगी। ध्यान रखना दोस्तों। कोई ये सोचेगा सर OH माइनस से हीटिंग है, यहाँ तो विलोपन होना चाहिए था, एल्कीन बनना चाहिए था उस हिस्से का। ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ठीक, ओके जी। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूं बेटा। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर B, C नॉट करेक्ट। डन डना डन डन, ओके। अब अगली अभिक्रिया PCl5 और SOCl2 के साथ किसकी अभिक्रिया? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया बनाते हैं। आओ लेट्स स्टार्ट। अगला हेडिंग डाल लो। PCl5 और SOCl2 के साथ PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की। तो देखो
बात ऐसी है, घर जैसी है। यह है तुम्हारा कार्बोनिल यौगिक, यह है तुम्हारा PCl5। ओके, तो यहां से देखो PCl5 जब अभिक्रिया करता था POCl3 बनाता था। बना दो इसका POCl3, इसके बिना रहा नहीं जाता इसको। ओके, और यहां पर जब कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करता था SOCl2 के साथ, तो भी यहां पर क्या बन जाता था, SO2 गैस निकल जाती थी। लगा दो इसके साथ SO2 गैस, बचा हुआ क्या है, ये डार्जन नहीं है भाई, ये डार्जन नहीं है। ओके, ऑक्सीजन निकाल दिया, एक ऑक्सीजन दो बंद बनाता है, तो यहां से दो एकल बंद बनाने वाले Cl लगा दो, डाई हैलाइड बन जाएगा, डाई हैलाइड बन जाएगा। बस ये खत्म। ठीक है सर, अगर आप पढ़ा चुके हैं तो छुट्टी कर दो, हम रिवाइज कर लें। 7:30 बजे तक का कहा था मैंने। कार्बोनिल यौगिक PCl5, यहां पर क्या कर देना है, डाइहैलाइड बना देना है। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह है थायोनिल क्लोराइड। स्पेमिंग मत कर बेटा, छुट्टी करवा दूंगा तेरी। अब आगे डाइहैलाइड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे आपके, डाइहैलाइड। कौन से, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइक्लोराइड। ठीक है, डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड बन जाएगा। एकदम सिंपल है बेटा। हाँ, थायोनिल क्लोराइड है ये। किसी को नाम पूछना है तो पूछ जाना, पूछ लेना। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जी हाँ, अब ऑक्सीकरण हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑक्सीकरण। किनका, कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण। अभी वो ऑक्सीकरण हम देखेंगे जो एज पर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर कुछ धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर के कुछ एक दो अभिक्रिया में को बतानी, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण है, पिनाकोल पिनाकोलोन अपचयन वगैरह है, वो है बताना, बता दूंगा उनको बाद में। ठीक है, लेकिन पहले अपन एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। हाँ जी, ओके। ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण करवाया जाता है ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में, तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर प्रबल ऑक्सीकारक। जी हां दोस्तों, हम लेंगे प्रबल ऑक्सीकारक। सबसे पहले हमने लिया K2Cr2O7 द्वारा। हाँ जी, K2Cr2O7 द्वारा। अगर हम यहां पर बात करें, K2Cr2O7 है एक प्रबल ऑक्सीकारक, और आपको पता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और कीटोन का ऑक्सीकरण आगे नहीं होता है। हाँ या ना बोलो, KMnO4 भी हो सकता है। ठीक है, ओके, या KMnO4, बिल्कुल दोस्तों, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत होनी नहीं चाहिए, आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। ये है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड आगे चल करके आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो ठीक है, इनके सामने कहां चलनी इस नाजुक की। तो एल्डिहाइड, पीसीसी क्या काम आएगा मेरे भाई, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनवाता है पीसीसी। ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन घुस जाएगा बीच में, ये बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, ओके। और कीटोन लेंगे तो, कीटोन लेंगे तो देखो एकदम घिसड़पंती चल रही है ना कि सर क्या ही पढ़ रहे हैं। यही केमिस्ट्री है। जिस दिन तुम केमिस्ट्री को समझ जाओगे ना, लगेगा बहुत आसान है। तुम्हारे 12th की, सिर्फ 12th ऑर्गेनिक बहुत आसान है। चीजें सेम वही रिपीट हो जा रही है यार, मोस्टली कुछ कुछ थोड़ी नई चीजें आ जाती है। ओके, ये है कीटोन। कीटोन का अगर ऑक्सीकरण कराएं सामान्य ताप पर, ना 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 गोरी, अब हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, यहां पर एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, एक कम कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
बन जाएगा, ठीक है। ओके, अरे एकदम सिंपल है यार, इसमें क्या है, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, पफॉफ्स रूल बताऊंगा। ओके, एस्टर नहीं बनेगा यार, ये बनेगा। ओके, बस इतना सा ही है। राधा रोय समझ में नहीं आती है यार, देखो समझो यार, थोड़ा सा चीजों को सही तरीके से लेकर आओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। और 11th की 10th वाले बच्चे के लिए हार्ड पड़ती है, जैसे 8th वाले बच्चे के लिए 9th हार्ड पड़ती है, और 10th वाले बच्चे के लिए 11th हार्ड पड़ती है, 12th आसान है, ठीक है। 10th और 12th आसान होती है कंपेरेटिवली 9th और 11th। हाँ जी, ओके, अब आगे बढ़े, क्लियर दोस्तों। ओके, तो एल्डिहाइड के मतलब K2Cr2O7 द्वारा KMnO4 द्वारा ऑक्सीजन हमने पढ़ रखा है, तो आई डोंट नो, मतलब आई डोंट थिंक कि आपको कोई ऐसा कोई इशू आना चाहिए इस टॉपिक में। K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, आपको अलावा इसके अलावा कुछ और ऑक्सीकारक याद आ जाए, जैसे कि हाँ CrO3। अच्छा, CrO3 प्लस पिरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, मैं एक बार लिखा देता हूँ। CrO3 प्लस पिरिडीन, इसका नाम है बेटा कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, कोलिन अभिकर्मक, फिर भूल जाऊंगा, ठीक है, कोलिन अभिकर्मक, ठीक है। आप या इसके अलावा ये भी ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, ऑक्सीकारक होता है ये HNO3, ठीक है। राघवेंद्र बाबू, जब तू नीट में पेपर देने जाएगा ना, फिर नीट का पेपर ही बोलेगा बस कर भाई बस कर, कितना गलत करेगा यहाँ पे बैठे बैठे। हाँ, मेरा हर एक क्वेश्चन गलत कर रहा तू राघवेंद्र, तब अच्छा लगेगा तेरे को, ठीक है बच्चों। ओके, ये इतना हो गया। अब इसके अलावा अगला ऑक्सीकरण, अगला ऑक्सीकरण, अगला ऑक्सीकरण, कम कार्बन वाला, कम कार्बन वाला कोई भी उदाहरण ले ले बेटा, कोई भी उदाहरण ले ले, जैसे कि उदाहरण जैसे कि मान लो दोस्तों, अच्छा चलो ठीक है, यहां पे पॉपऑफ्स रूल ही बता देता हूं। ये तुम्हारे पास, अरे इधर देख लो, ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास, इसको देखो, इसको, ठीक है, ये है तुम्हारे पास कीटोन, इसको हमने KMnO4 के साथ हीट कर दिया हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर करा दिया तो भाई इससे तो बनने वाले अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, अब यहां पर ये जो कंपाउंड है, इस सज्जन को क्या परेशानी है भाई, हाँ, ये वाला जो कंपाउंड है, कीटोन का ऑक्सीकरण है ना, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों, अगर मैं इस कीटोन का ऑक्सीकरण कराता हूं, इस कीटोन का ऑक्सीकरण कराता हूं, यार मैंने गलत लिख दिया क्या, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, 1 कार्बन लेस बनेगा, ठीक है। KMnO4 को हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे बेटा। ओके, अब यहां पे इस कंपाउंड को देखो, ये जो कंपाउंड है इसमें मैंने ज्यादा, मैं दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा था तुम्हें यार, KMnO4 है, ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ये वाला देखो ध्यान से, ये एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर इस कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो नॉर्मल केस पे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर यहां पर देखो किस तरीके से अभिक्रिया होगी। ये जो कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह ऑक्सीकरण के दौरान उस भाग में रह जाता है जिस भाग में कम कार्बन होते हैं। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये एक कीटोनिक समूह है, इसमें कीटोन समूह है। अब कीटोन के इधर 1 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, तो जब ऑक्सीकरण होगा
तो कीटोनिक समूह किस हिस्से में रहेगा? जब ऑक्सीकरण होगा तो कीटोनिक समूह किस हिस्से में रहेगा? जिधर कम कार्बन होंगे। ये होता है पोपोव का नियम, ये होता है पोपोव का नियम, ये होता है पोपोव का नियम। हाँ जी, अब यहां पे देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक कीटोन है। ओके, जब इस कीटोन का अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीकरण कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब यार मैंने इसमें कार्बन बहुत सारे लगा दिए, इसमें मैंने कार्बन बहुत सारे लगा दिए, तो यहां पर जब ऑक्सीकरण होगा तो ये कंपाउंड ब्रेक होगा, ये कंपाउंड ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के यहां पर थोड़ा सा इसमें ना, इसको 1 मिनट रखो यार, इसको 1 मिनट रखो, थोड़ा सा इसके अंदर में कुछ पॉइंट भूल रहा हूं, ताकि गलत बताऊं तो इससे बढ़िया है कि इसको अपन रोक दें। ठीक है, ओके, इस वाले स्टेप को रोक दो भी। ठीक है, वो कीटोन था या एस्टर था, वो एक पॉइंट मुझे यहां पर चेक करना है। ठीक है, इसको अपन रोक देते हैं, इसको अपन रोक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हाँ, K2Cr2O7 या KMnO4 द्वारा जब अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं या कोई भी प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो यहां पर आराम से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अच्छे से ऑक्सीकृत हो जाएगा। अगर मैं यहां पर जैसे कि एक नॉर्मल उदाहरण लेता हूं, CH3COCH3 ये वाला है, तो अगर मैं इसका यहां पर ऑक्सीकरण कराता हूं एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये है एसीटोन, तो भाई इसका ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, और जिधर यहां पर ऑक्सीकरण होकर के ये 2 कार्बन वाला अम्ल बना देता है, वो एक कार्बन CO2 की फॉर्म में अलग हो जाता है, H2O वगैरह निकल जाता है। ओके, तो यहां पे ये मैंने कंपाउंड बड़ा ले लिया है, तो क्या पता इसके भी कुछ एसिड वगैरह बन जाए, तो वो चेक करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। तो यहां पे देखो ये वाला कंपाउंड, जैसे कि मैंने एसीटोन लिया, एसीटोन का वैसे तो ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसी का ऑक्सीकरण एट हाई टेम्परेचर करवा देंगे तो बेटा यहां पे मिलता है आपको एक तो 2 कार्बन वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल, और जो एक कार्बन होता है वो CO2 और H2O की फॉर्म में अलग हो जाता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन वगैरह भी है, तो यहां पर ये नेसेंट हाइड्रोक्सिन के साथ रिएक्ट करके यहां पर एसिटिक अम्ल और CO2 प्लस H2O वाटर वेपर्स वगैरह बनाते हैं, ये बन जाता है आपका एसिटिक एसिड। ओके, क्लियर है? ये था कि कैसे एक कम कार्बन वाला या कैसे कम कार्बन वाला यहां पर ये बन जाता है। ठीक बेटा, अब आगे देखो, अब अगली अभिक्रिया, अगला जो ऑक्सीकारक है, अगला जो ऑक्सीकारक है ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि यार ये कुछ विशेष प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों को ही ऑक्सीकृत करता है, और उसमें क्या चीजें करता है, आइए चलिए इसके बारे में बात करें। तो हेडिंग डाल लेंगे दूसरा, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण, सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण। देखो ये है कार्बोनिल समूह, अगर पहले आप बस केवल समझना, मैंने यहां पे सेलेनियम ऑक्साइड ले रखा है तो ऑक्सीकरण होगा, यह जो ऑक्सीकारक होता है ये सिर्फ उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है जहां पर CO के जस्ट बगल CH2 लिखा हुआ हो, ये जो अल्फा पोजीशन है वहां पे CH2 समूह उन्हीं का करता है, और करता क्या है, इसको भी कार्बोनिल समूह में कन्वर्ट कर देता है, यहां पे भी CO आ जाएगा, तो यहां पर अगल बगल में क्या आ जाते हैं, 2 CO समूह आ जाते हैं, 2 CO समूह आ जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप कि जब हम क्या करते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड के जरिए ऑक्सीकरण करवाते हैं बेटा, तो पहली बात तो ये सिर्फ ऐसे ही कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है जिसमें कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल में CH2 ग्रुप होता है, और ये क्या करता है, उस CH2 ग्रुप को CO में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? ये सिर्फ उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है जिसमें क्या होता है, CO के जस्ट बगल में CH2 होता है, किधर भी एक साइड CH2 ग्रुप होगा उसका ये ऑक्सीकरण कर देगा, लेकिन जिधर लेस क्राउडेड रहेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर कोई असम्मित कंपाउंड है तो। ठीक, ये इस तरीके से यहां पर हमने देख लिया। ओके, नहीं मोर क्राउडेड है तो, मोर क्राउडेड है जिधर उस तरफ ज्यादा जाएगा, चाहे वो कोई भी हुआ, चाहे जैसे कि अपन ने देखा था एल्काइन में जो ऑक्सीजन आया था वो मोर क्राउडेड पर आया था, तो यहां पर भी ये मोर क्राउडेड पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये विलोपन अभिक्रिया नहीं है। हाँ जी, तो यहां पर
कोई भी जैसे CO के बगल में कोई भी कार्बन हुआ तो उसका जब ऑक्सीकरण होगा तो उसको भी ये CO में कन्वर्ट कर देगा। एक बार ये लाइन लिख लेना, एक बार ये लाइन लिख लेना जो ऊपर लिखी हुई है, एक बार ये लाइन लिख लेना जो ऊपर लिखी हुई है। कीटोन अथवा एल्डिहाइड सिलीनियम ऑक्साइड से ऑक्सीकृत होकर के डाई कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और काम की बात तो यह है कि यह अभिक्रिया केवल अल्फा CH2 इकाई परमाणु वाले कार्बोनिल यौगिक ही देते हैं, बाकी हर एक कंपाउंड यह अभिक्रिया नहीं देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर उदाहरण, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर उदाहरण, पहला कंपाउंड CH2, ये वाला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर दोस्तों हम करवा दें यहां पे सेलेनियम ऑक्साइड के साथ तो इसके बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही विशेष कंपाउंड्स का ऑक्सीकरण करवाता है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर ले दूं जैसे कि एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड सेलेनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत हो सकता है, क्योंकि यहां पर CO और CO के जस्ट बगल में बैठा हुआ है CH2, एक H हटा दो, CH2 इसमें दिख जाएगा, ये CH2, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो COH और ये वाला कार्बन भी CO में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H बचेगा इसे, CO हटाओ CH2 लगाओ, CH2 हटाओ CO लगाओ। इस प्रोग्राम जस्ट उल्टा कर रहा है उसका, जब हमने वो पढ़ा था क्लीमेंशन अपचेन पढ़ा था या वोल्फ किशनर अपचेन पढ़ा था, उसका जस्ट रिवर्स कर रहा है, जहां CH2 था उसको CO में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इधर क्या है, H है, तो ये बन जाएगा आपके पास CHO CHO, दो CHO समूह पास में, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइओक्सल। इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों ग्लाइओक्सल, ग्लाइओक्सल। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। सेम इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड हो, हाँ जी, तो यहां पर जो सेलेनियम ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, जिधर CH2 होगा, इधर तो है नहीं CH2, इधर ही है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक, ओके। फिर सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण करवा दिया, ठीक है, तो यहां पे ये वाला उत्पाद प्राप्त होता है। ऐसा ये वाला क्वेश्चन आपको 2-3 जगह बुक में दिख भी जाएगा, ओके। तो यहां पर ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा, जिसमें जिधर मोर क्राउडेड CO, पुट CO एट मोर क्राउडेड CH2 ग्रुप। जो ज्यादा क्राउडेड है उस पर आपको CO ग्रुप लगा देना है, मतलब उसको CO में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ओके। कन्वर्ट, यहां पे कन्वर्ट लिख दो यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जिधर ज्यादा मोर क्राउडेड है उस मोर क्राउडेड वाले CH2 को किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, CO में कन्वर्ट कर देना है। तो ये है सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा, ये सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण, कुछ ही सेलेक्टिव कंपाउंड का ये ऑक्सीकरण करता है। ये बात समझ में आ गई इसकी, ये वाली बात समझ में आ गई। ये KMnO4 द्वारा या K2Cr2O7 द्वारा या कोलिन अभिकर्मक ले लो या नाइट्रिक अम्ल ले लो, उनके द्वारा ऑक्सीकरण था। और ये था आपके पास यहां पर सेलेनियम डाइऑक्साइड द्वारा या सेलेनियम ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण। क्लियर? नोट कर लो बढ़िया से, अच्छे से ये पॉइंट लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे, ठीक। अब अगला है एल्डोल संघनन। अब है अगली सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एल्डोल संघनन, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर एल्डोल मेरे को पढ़ाना है, केनिजारो पढ़ाना है, हेलोफोम अभिक्रिया पढ़ाना है, टिशेंको अभिक्रिया पढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसी चैप्टर में, ठीक है। और इधर से बहुत सारी अभिक्रियाएं जो मेरे को इसके अंदर करवानी है आपको,
ठीक है, एल्डोल का उल्टा भी हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन क्या होगी, वो किस तरीके से होगी, वो सारी बातें हमें देखनी। और कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण, एल्डिहाइड का परीक्षण, मतलब टोलेन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिफ्ट क्षारक परीक्षण, डीएनपी टेस्ट, वो सब पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां पर हम बात करने वाले एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हर साल पेपर में आता है, आपके भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो बस मैं आपको इसमें कुछ मेन बातें बता देता हूं कि यार एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं और इसके अंदर होता क्या है, पूरा का पूरा एक सीन आपको बताता हूं। वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, पहली बात तो वे एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, पहली बात क्लियर हो गई। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो या काम चल जाएगा, इधर वाला अल्फा हो चाहे इधर वाला अल्फा हो, इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगली बात, फिर क्या होता है इस अभिक्रिया में, क्या होता है दोस्तों, इन अगर एक ही अणु ले रखा है तो उसके 2 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं। 2 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे और बीटा स्थिति पर हाइड्रोक्सी समूह लगेगा, ऐसा कार्बोनिल यौगिक देंगे। उसी कार्बोनिल यौगिक को एल्डोल कहते हैं अगर एल्डिहाइड से बन रहा है, कीटोल कह दो कीटोन से बन रहा है, ठीक है, ओके। और फिर जब उसको गर्म किया जाता है तो H2O निकल जाता है, अल्फा से निकलता है H, बीटा से निकलता है OH, H2O निकल जाता है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, उसके द्वारा अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड आ जाता है, असंतृप्त यौगिक बन जाता है, क्योंकि असंतृप्तता आ गई, फिर बनता है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। यह अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब की मैकेनिज्म, एक नंबर इसका। हाँ जी, तो यहां पे देखो दोस्तों, पहली बात तो कुछ अभिक्रिया यहां पर हम देखेंगे। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों को तनुसार, अब तनुसार में सारे के सारे क्षार आ गए, चाहे तनु NaOH हो, तनु KOH हो, तनु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, या कोई भी दूसरा क्षार जो कार्बनिक है, वो सब, ठीक है, तनुसार, जैसे कि तनु NaOH या तनु KOH, कोई भी, ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने ये 2 लिखा दिए, ठीक है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों को तनुसार के द्वारा के साथ अभिकृत कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होते हैं, ये यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है, यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे एल्डोल कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होगा उसको जनरल वे में एल्डोल बोल देते हैं, नाम के हिसाब से, ठीक है, ओके, एल्डोल कहते हैं। अगली बात, प्राप्त एल्डोल को गर्म करने पर जल के विलोपन द्वारा अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त
कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, यह एल्डोल संघनन कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो पहले तो जिसको जो 12th वाले बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम से वो छाप लो इसको, वैसे सभी छापे इसको, काम की चीज है ना। एल्डोल संघनन बहुत बढ़िया अभिक्रिया, बहुत ही शानदार। एल्डोल है, केनिजारो है, हेलोफोम है, ये तीन अभिक्रियाएं बहुत जबरदस्त है। ठीक है, फिर एल्डोल से मिलती जुलती वो क्लेजन श्मिट अभिक्रिया है। ठीक है, टिशेंको अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण वो एक अलग है। बहुत अच्छी अच्छी अभिक्रिया है इसमें बेटा। ठीक है, ओके, तो ये नोट कर लिया, एल्डोल संघनन कहलाता है। और तीन अभिक्रियाएं, एल्डोल, केनिजारो, हेलोफोम टेस्ट, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पूछेगा ही पूछेगा इस चैप्टर से। ठीक, ये क्लियर। अब एक उदाहरण बता देता हूं, उदाहरण, फिर अगली क्लास में एक क्वेश्चन करवा दूंगा, बताओ कौन से यौगिक एल्डोल अभिक्रिया देंगे। देखो पहले एक उदाहरण बता देता हूं, एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड, CH3 CHO, तो CO के जस्ट बगल वाला कार्बन ये अल्फा, ये है तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक सिर्फ एक ही कंपाउंड है ये, तो इसके 2 मोल आपस में रेट करते हैं, इसके 2 मोल आपस में रेट करते हैं। और किसकी उपस्थिति में? तनु क्षार की उपस्थिति में। जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया तनु NaOH, ओके। और यहां पर दोनों मिलकर के अणु बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। अब दोस्तों देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 और 1 2, तो 2 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। सिंपल सा, 1 2 3 4। एक तरफ एल्डिहाइड समूह रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक मतलब कार्बोनिल यौगिक तो है, मतलब एल्डिहाइड समूह तो इसमें है। अगर इसमें था तो ये एल्डिहाइड, इसकी ये अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे लगा दो OH, बाकी पोजीशन बैलेंस कर दो। तो ये है तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये आ गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, बीटा हाइड्रोक्सी। अब कार्बोनिल समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम बोल देंगे एल्डोल। पहला प्रोसेस तो ये है, ओके। और फिर इस एल्डोल को अगर आप गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, तो होगा क्या दोस्तों? जो अल्फा होता है यहां से निकलता है H, यहां से निकलता है OH, H2, और फिर बन जाता है यहां पर डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा और यहां पर CHO, क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया, क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। ये देखो अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये आ गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अगली क्लास में इसका मैकेनिज्म समझ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये बन गया। अब इसका नाम क्या है? क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये इसका नाम। ओके, अब इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अरे टोलेन और फेलिंग आदर्श यादव पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण में एक साथ पढ़ लेंगे। हाँ जी, ओके। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये NH3 पहले वो करवा देना, सल्फोनीकरण करवा दे बेंजीन का।
पहला इतना ही समझ में आया बस मेरे को उसमें। ओके, तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। सारी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर करेंगे। बीटा वाला कैसे होगा, कौन सा बी वाला भाई, कितने लेक्चर लगेंगे मंजीत कुमार, तू पढ़ तो सही पहले लेक्चर कितने, तेरे टेस्ट में नंबर कितने हैं पहले भी ये बता। ठीक, फिजिक्स की क्लास नहीं है बेटा, फिजिक्स की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास नहीं है। ओके, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब अपन मेरी अगली क्लास में करता हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।